सो हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 बुलियन अलजेब्रा। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट बेसिकली लॉजिक एंड प्रोपोजिशन, ट्रुथ टेबल्स और लास्ट में फिर मिन टर्म्स, मैक टर्म, लॉजिक गेट्स, इस तरीके की चीज़ों के बारे में पढ़ रहे होंगे इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोपोजिशनल लॉजिक। सो इट रिप्रेजेंट लॉजिक थ्रू प्रोपोजिशन एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, प्रोपोजिशन और लॉजिकल कनेक्टिव्स। एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन को हम स्टेटमेंट या फिर सेंटेंसेस भी बोलते हैं। तो इसमें प्रोपोजिशन की पहचान क्या होती है कि ये आइदर ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो यहाँ पर जैसे एक दो एग्जांपल्स हैं, विंड इज़ ब्लोइंग एंड आई एम एलियन। इन दोनों के आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं, या तो विंड ब्लो कर रही है या तो नहीं कर रही, और दूसरे का या तो मैं एलियन होऊंगा या तो नहीं होऊंगा। तो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स में हम आंसर दे पा रहे हैं, तो इसलिए इसको हम स्टेटमेंट या सेंटेंस या फिर प्रपोजिशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेयर इज़ योर स्कूल। क्या ये प्रपोजिशन होगा? ये बिल्कुल भी प्रपोजिशन नहीं हो सकता, क्योंकि वेयर इज़ योर स्कूल इसका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते, तो इसलिए ये प्रपोजिशन नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रपोजिशन के बाद, प्रपोजिशन में थोड़ा सा और इसमें कुछ टाइप्स भी होते हैं। तो दो टाइप के होते हैं, पहला है सिंपल प्रपोजिशन, दूसरा है कंपाउंड प्रपोजिशन। तो सिंपल प्रपोजिशन में सिर्फ एक प्रपोजिशन होता है या फिर एक सेंटेंस होता है, लेकिन कंपाउंड में हम क्या करते हैं, दो सिंपल प्रपोजिशंस को मिला करके, दो या फिर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, टू और मोर, इनको कंबाइन करके हम बनाते हैं, उसे हम कंपाउंड प्रपोजिशन बोलते हैं। जैसे इट इज़ रेनिंग, ये एक प्रपोजिशन हो गया, विंड इज़ ब्लोइंग ये एक प्रपोजिशन हो गया। मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया। किससे कंबाइन किया? एंड से। तो एंड क्या होगा? एंड एक ऑपरेटर होगा। तो जिससे से हम कंबाइन करते हैं उसे ऑपरेटर या फिर कनेक्टिव बोलते हैं, और जिन चीज़ों को कंबाइन करते हैं उसे प्रपोजिशन बोलते हैं। अगर दो हैं तो उसे हम कंपाउंड प्रपोजिशन बोलेंगे, एक है तो उसे हम सिंपल प्रपोजिशन बोल देंगे। अब थोड़ा सा ऑपरेटर्स पढ़ लेते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो ये क्या काम करते हैं, ये दो प्रोपोजिशंस को जॉइन करके कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाते हैं। ये टोटल 5 टाइप के कनेक्टिव्स हैं जिनका यूज करके हम कंपाउंड बना सकते हैं। पहला है डिसजंक्टिव। डिसजंक्टिव इसका मतलब होता है इट मीन्स वन ऑफ द टू आर्गुमेंट इज ट्रू। इसका मतलब और होता है, या आइदर जैसे कि मान लो इट इज़ रेनिंग विंड इज़ ब्लोइंग, इसको हम कनेक्ट करेंगे और से, इट इज़ रेनिंग और विंड इज़ ब्लोइंग। तो इसमें क्या होगा, या तो एक ट्रू होगा या तो दूसरा ट्रू होगा। दूसरा है कंजक्टिव। ये इसके आप साइन से याद रखिए, जैसे डिसजंक्टिव का साइन है प्लस या फिर वी, ये होता है डिसजंक्टिव का साइन। तो ये आप याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चंस में आता है तो आपको पहचानना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर लिख कर नहीं आएगा कि ये और है, सेम बस इतना साइन बना देंगे, आपको पहचानना होगा। एंड के भी साइन है। एंड का जैसे ए से एंड होता है तो आप ए ऐसे इसको मान लीजिए, और डॉट मल्टीप्लाई का ये एंड होता है। कंडीशनल के ये 3 साइंस हैं, तीनों याद रखिए। बाई कंडीशनल के ये 2 साइन है। नॉट के यहाँ पर कई सारे साइन है, जैसे ए है एक, ये एक प्रोपोजिशन है। हम प्रोपोजिशन को वर्ड से ही डिनोट करते हैं, पी से करते हैं मोस्टली। पी है तो अगर पी के ऊपर मैंने बार लगा दिया, इसका मतलब ये निगेशन है। जैसे विंड इज़ ब्लोइंग है, विंड के ऊपर बार लगा, विंड इज़ ब्लोइंग है एक सेंटेंस, मान लो उसको पी से डिनोट किया, तो पी बार का मतलब हुआ विंड इज़ नॉट ब्लोइंग। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये पी, ये भी नॉट का ही साइन है, या फिर पी और उसके ऊपर ऐसे बार लगा दिया, बार तो इसको बोलेंगे पी और इसके आगे यानी ऐसे डैश लगा दिया, तो इससे भी हम निगेशन मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कनेक्टिव्स भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है ट्रुथ टेबल एंड वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो ट्रुथ टेबल, ट्रुथ वैल्यूज़ क्या होती है? ट्रुथ वैल्यू इज ट्रुथ और फॉल्सिटी ऑफ अ प्रोपोजिशन। एक प्रोपोजिशन ट्रू है या फिर फॉल्स है, उसे उसकी हम ट्रुथ वैल्यू बोलेंगे। और ट्रुथ टेबल क्या हो सकता है, कितनी पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मान लो कि स्कूल जाना और स्कूल का खुला होना, कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी। या तो स्कूल खुला है, या तो स्कूल खुला है और तुम स्कूल गए, या फिर स्कूल नहीं खुला तुम स्कूल फिर भी गए, या तो तीसरी पॉसिबिलिटी है कि स्कूल खुला भी नहीं और तुम गए भी नहीं, या फिर चौथी पॉसिबिलिटी क्या है, स्कूल खुला है और तुम स्कूल गए भी। तो यहाँ इसको हम ट्रुथ टेबल बोलेंगे कि कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे पी है और क्यों है, ठीक है।
तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है? पहली बात तो या तो पी 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। पी की पॉसिबिलिटी क्या है? 0 और 1। और क्यों की भी पॉसिबिलिटी है 0 या 1, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। 0 का मतलब फॉल्स है, 1 का मतलब ट्रू है, ठीक है। तो इसको कंबाइन करके कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? इसको कंबाइन करोगे टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो 2 की पावर 2 की पावर n पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, इसको याद रखिए। 2 की पावर n पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जहाँ पर n क्या है? कितने प्रोपोजिशंस हैं। यहाँ पर p और क्यों है, तो 2 की पावर 2 यानी 4 टोटल बन सकती हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है? ट्रुथ टेबल में 4 वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर डिसजंक्शन और कंजक्शन का बताया गया है। जैसे p प्लस क्यों है, ये और ये डिसजंक्शन है, ठीक है। तो p प्लस क्यों है? अगर दोनों 0 हैं तो 0 होगा। डिसजंक्शन का मतलब है और, या तो दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। तो 0 और 1, एक भी ट्रू है तो 1 आ गया, एक भी ट्रू तो 1 आ गया, दोनों में से एक भी ट्रू तो 1 आ गया। यहाँ पर तो दोनों ट्रू हैं तो 1 ही आएगा। लेकिन कंजंक्शन में क्या है? कंजंक्शन में दोनों ट्रू होने चाहिए। ये लास्ट वाले केस में देखिए, यहाँ पर दोनों ट्रू हैं तो यहाँ पर आंसर 1 आया है। बाकी p डॉट क्यों, जो कि कंजंक्शन है, इसमें बाकी सब में 0 आया है। अब इसको ट्रुथ टेबल को बनाते कैसे हैं? जैसे मान लो 4 का है, मतलब 2 हैं तो है पास, तो कैसे बनाएंगे? तो पहले दोनों में 0 कर दो, 0 0 फिर 1 1 फिर 0 1 0 1, इस तरह करके आपकी ट्रुथ टेबल बन जाएगी। ये एक शॉर्टकट है, इजी तरीका है बनाने का, ठीक है। एक भी पॉसिबिलिटी इस तरीके से छूटेंगी नहीं तुम्हारी। तो यहाँ तो हमने ट्रुथ टेबल सीख लिया, ट्रुथ टेबल क्या है ये भी सीख लिया। अब हमने ये भी पढ़ा था ना, इम्प्लीकेशन एंड इक्विवेलेंस। यहाँ पर कंडीशनल और बाई कंडीशनल दो चीज़ें पढ़ी थी। इसका मतलब होता है इफ़ वन आर्गुमेंट इज ट्रू अदर इज ऑल्सो ट्रू। और बाई कंडीशनल का मतलब है इट मीन्स आइदर बोथ आर ट्रू और बोथ आर फॉल्स। ये बाई कंडीशनल का मतलब होता है। यहाँ पर देखते हैं ट्रुथ टेबल से। तो पी और क्यों, यहाँ पर हमारे पास दो प्रपोजिशन है और हमको यहाँ पर इम्प्लीकेशन और इक्विवेलेंस का बताना है। तो इसका क्या होता है? इम्प्लीकेशन का इसका होता है p बार प्लस क्यों। तो इम्प्लीकेशन का होता है p बार प्लस क्यों। अगर आपको इम्प्लीकेशन का आंसर चाहिए तो आपको क्या करना है? p बार प्लस क्यों कर देना है। तो p क्या है यहाँ पर? p 0 है, p बार क्या होगा? 1 होगा, 1 प्लस 0 आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पर अभी तक हमारे पास प्लस और मल्टीप्लाई वाला था, ठीक है। इससे पहले डिसजंक्शन और कंजंक्शन, वो तो आसान है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर इम्प्लीकेशन है। अभी आपका पहला चैप्टर पढ़ना है इसलिए मैं सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड बता रहा हूँ। इसका मतलब होता है इफ़ p इज ट्रू देन क्यों हैज़ टू बी ट्रू। अगर p ट्रू है तो क्यों ट्रू होना चाहिए। देखो सिर्फ इस केस में ऐसा है कि p ट्रू है लेकिन क्यों ट्रू नहीं है, तो ये क्या होगा? ये रॉन्ग केस होगा, इसलिए यहाँ पर आंसर 0 है। सिंपल, ये सब ज़्यादा झंझट नहीं रखिए, इतना याद रखिए p इम्प्लीकेशन क्यों का मतलब होता है p बार प्लस क्यों, ठीक है। तो p बार क्या होगा? p के बार p की जो वैल्यू उसको उल्टा कर दो, 1 हो गया, प्लस क्यों, क्यों क्या है? 0 है। तो p बार क्या हो गया? p बार का मतलब हुआ 1 प्लस क्यों क्या हुआ? 0। तो आंसर कितना आया? आंसर आया 1। तो वो यहाँ पर आंसर हो गया। यहाँ पर p बार क्या होगा? 1 प्लस 1 आंसर 1। यहाँ पर p बार क्या होगा? 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 आंसर 0। इसी तरह दूसरा है p इक्विवेलेंस क्यों। इसका क्या होता है? इसका भी एक फार्मूला होता है p क्यों प्लस p बार इंटू क्यों बार। इस फार्मूले में अगर वैल्यूज़ रखोगे तो p इम्प्लीकेशन क्यों की आ जाएगी। जैसे 0 0 है p और क्यों, तो p क्यों क्या होगा? 0 इंटू 0 प्लस p बार इंटू क्यों बार क्या होगा? 1 इंटू 1, आंसर कितना आएगा? 1। तो वो जो कि यहाँ पर आंसर है, ठीक है। इसी तरह दूसरा केस रखते हैं, दूसरा वाला। इसमें क्या है? p 0 है और क्यों 1 है, तो 0 इंटू 1 प्लस 0 बार यानी 1 इंटू क्यों का बार यानी 0। तो यहाँ पर क्या है? 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, इसका भी आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पर वो है। तो ये इसका फार्मूला है, फार्मूला याद रख लीजिए, आपको पता रहेगा कि इम्प्लीकेशन और इक्विवेलेंस में क्या आंसर लिखना है। तो यहाँ पर तो हमारी सारी ट्रुथ टेबल हो गई। ये निगेशन का है। निगेशन में देखो जैसे 2 की पावर n पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन निगेशन में क्या होता है? निगेशन में सिर्फ ये एक यूनरी है, बाइनरी नहीं है। तो 2 की पावर 1 2, तो टोटल 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। p है और ये क्यों है। p नहीं, यहाँ पर ये p बार होगा, ठीक है, निगेशन है ना, तो p बार होगा।
तो पी जीरो है तो पी बार क्या होगा 1 है, पी 1 है तो पी बार क्या होगा 0 होगा। निगेशन मतलब इसका बस उल्टा होगा। अब यहाँ पर इससे पहले हम इसके बाद कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं जो कि ट्रुथ टेबल से रिलेटेड है। तो कॉन्टीजेंसीज व्हेन यू गेट कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1 एज अ रिजल्ट। तो अगर ट्रुथ टेबल में 0 और 1 रिजल्ट आ रहे हैं, जैसे पी है और क्यों है, उसके बाद तुमने कुछ किया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं पी इंटू क्यों ही हो। अगर इसमें 0 और 1 के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं तो उसे हम कॉन्टीजेंसी बोलते हैं, ठीक है। अगर टोटोलॉजी क्या, अगर मतलब सारे 1 आ गए तुम्हारे आंसर ट्रुथ टेबल में, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो टोटोलॉजी है। कॉन्ट्राडिक्शन, अगर सारे 0 हैं तो टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन ये दो अपोजिट चीज़ें। अगर सारे जीरोज़ हैं तो उसे हम कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। कंसिस्टेंट स्टेटमेंट, इफ़ देयर कंजक्शन इज नॉट अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो अगर उनका कंजंक्शन मतलब क्या हुआ, कंजंक्शन मतलब एंड, अगर मल्टीप्लाई करने पर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ रहा है, मतलब कि जैसे पी है और क्यों है, तुमने पी इंटू क्यों किया, अगर इसमें सारे 0 नहीं आ रहे हैं, अगर सारे 0 नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है, वो कंसिस्टेंट है। इफ़ देयर कंजंक्शन इज नॉट अ कॉन्ट्राडिक्शन, अगर उनका कंजंक्शन कॉन्ट्राडिक्शन यानी ओनली 0 नहीं है, अगर इसमें से एक भी 1 है तो इसका मतलब वो क्या है, वो कंसिस्टेंट स्टेटमेंट है। एक भी अगर आंसर 1 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर तो इसका मतलब वो क्या है, ट्रुथ टेबल कंसिस्टेंट है। कन्वर्स, डिटरमाइंड बाय इंटरचेंजिंग एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। तो अभी मैंने बताया, जैसे मान लो विंड इज़ ब्लोइंग, ठीक है, विंड इज़ ब्लोइंग, इसको मान लेते हैं ये पी है, और दूसरा क्या है, इट इज़ रेनिंग, इसको मान लेते हैं ये क्यों टर्म है, इसका मतलब डिनोट कर दिया, इसका मतलब इस क्यों से है, इस सेंटेंस का मतलब क्या है, क्यों। तो कन्वर्स क्या करेंगे, कन्वर्स करके हम चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर पी इम्प्लीकेशन क्यों है, तो इसमें पी इम्प्लीकेशन क्यों होगा, इसमें लगाना है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, इफ़ लगेगा ना, इम्प्लीकेशन का मतलब होता है इफ़ विंड इज़ ब्लोइंग देन इट इज़ रेनिंग। तो इफ़ देन होता है इम्प्लीकेशन का मतलब, इफ़ विंड इज़ ब्लोइंग देन इट इज़ रेनिंग, इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लीकेशन, पी इम्प्लीकेशन क्यों, ये पी है और ये क्यों है। अब इसका हम कन्वर्स कैसे निकालें, कन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट, जो आगे होता है इसको एंटीसीडेंट और दूसरे को कंसिक्वेंट बोलते हैं। तो इनको बस कन्वर्स कर देना, चेंज कर देना, क्यों इधर हो जाएगा, पी इधर हो जाएगा। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा फिर, इफ़ इट इज़ रेनिंग देन विंड इज़ ब्लोइंग। तो ये क्या हुआ, सिर्फ कन्वर्स हो गया, इसको कन्वर्स करना बोलते हैं। दूसरा है इन्वर्स करना, इसमें दोनों को निगेट कर देते हैं, इसी में हम इन्वर्स भी करते हैं। तो पी इम्प्लीकेशन क्यों, तुमको पता है, यही सेम, इफ़ विंड इज़ ब्लोइंग, इफ़ विंड इज़ ब्लोइंग। अब इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे, दोनों को नॉट कर देंगे, तो ये नॉट का साइन, ये हो गया इन्वर्स करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इफ़ विंड इज नॉट ब्लोइंग देन इट इज नॉट रेनिंग। ओके, समझ में आ गया होगा इन्वर्स कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंस लॉज। तो इस तरीके की टेबल आपके पास होगी, इसको अच्छे से याद कर लेना है विद नेम्स, ठीक है। कि जैसे यहाँ पर एब्जॉर्प्शन लॉ है तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों लॉज हैं और इसका नाम एब्जॉर्प्शन लॉ, ये भी तक भी पता होना चाहिए। अभी वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे सारे लॉज, पर अभी उससे मैंने बता दिया कि इसको याद कर लेना बिल्कुल अच्छे से, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर एक टर्म और है, साइलॉजिज्म, लॉजिकल प्रोसेस टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम गिवन 2 और मोर लॉजिक्स। ये भी इसके हम डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे। अब हमारे पास है बुलियन अलजेब्रा, अपना नया टॉपिक। तो इट इज़ ए ब्रांच ऑफ अलजेब्रा इन विच वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स आर ट्रू एंड फॉल्स ओनली। तो इस चैप्टर में हम ट्रू और फॉल्स को ही डिस्कस करेंगे, तो इसको बुलियन अलजेब्रा बोलते हैं। बुलियन पढ़ा होगा, बुलियन वैल्यूज़ होती हैं ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू को हम 1 से डिनोट करेंगे, फॉल्स को 0 से डिनोट करेंगे।
नेक्स्ट एक और हमारा टर्म है बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज, क्वांटिटी विच कैन ओनली बी डिटरमाइन टू बी ट्रू और फॉल्स। जो क्वांटिटी या तो ट्रू है या फिर फॉल्स है उन्हें बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज़ बोलते हैं। लॉजिकल वेरिएबल, तो ट्रुथ टेबल में जो अब हमें वेरिएबल मिले थे जिसमें वैल्यूज़ स्टोर करते हैं उसको हम लॉजिकल वेरिएबल्स बोलते हैं। अभी तक पी और क्यों था तो उसे हम लॉजिकल वेरिएबल बोलते हैं। ट्रुथ टेबल ये भी मैं बता चुका हूँ, इट इज़ ए टेबल विच रिप्रेजेंट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ लॉजिकल वेरिएबल, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ये एक ट्रुथ टेबल है सिंपल सी, कैसे बनानी है मैंने ये भी बता दी। लॉजिकल ऑपरेशन, तो द स्पेसिफिक ऑपरेशन दैट कैन ओनली बी अप्लाइड ऑन ट्रुथ फंक्शंस, ये भी मैं सब समझा चुका हूँ, बस फिर से रिपीट है तो फिर से एक बार देख लेते हैं। तो 3 लॉजिकल ऑपरेटर हैं, नॉट, और एंड, ये तीनों मैं करके दिखा चुका हूँ, ये फिर से बताया जा रहा है तो फिर से पढ़ लेते हैं, चैप्टर में दोबारा है तो नॉट ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर विच रिटर्न कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑपरेंड, कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका अपोजिट रिटर्न करता है। इसका यहाँ पर तो बुक में नॉट ऑपरेटर का वेन डायग्राम भी दिया गया है, तो मैं भी बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो वेन डायग्राम क्या होता है ये तो पढ़ा ही होगा। तो इसमें जैसे ये है, एक वैल्यू ए है तो ए बार क्या होगा, इसका अपोजिट होता है। तो जो जो चीज़ें ए नहीं है वो ए बार है, तो ए अगर इतना है तो इसके बाहर का ए बार होगा, ठीक है। तो अगर ए 0 है तो ए बार क्या होगा, 1 होगा, मतलब जो रिमेनिंग बच रहा है वो ए बार होता है। वेन डायग्राम में इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे। इसकी ट्रुथ टेबल क्या होगी, सिंपल, यहाँ पर नॉट ऑपरेटर है तो नॉट ऑपरेटर यूज करोगे तो इसके ट्रुथ टेबल में मैं समझा चुका हूँ, तो ये चीज़ें बस सिंपल खुद से पढ़ लीजिएगा। और ऑपरेटर भी पढ़ चुके हैं आप लोग, ऐड एडिशन होता है, इसका भी आप देख लीजिए। और ऑपरेटर का वेन डायग्राम कैसे होता है, जैसे 2 चीज़, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है तो 2 गोले रहेंगे, एक ये और एक ये। तो इसका वेन डायग्राम क्या होगा, तो इसका वेन डायग्राम दोनों में पी और क्यू दोनों इंक्लूड रहते हैं। तो ये जितना ये शेडेड पोर्शन है पूरा, जितना ये पी और क्यू का है ये पूरा होता है वेन डायग्राम में। ट्रुथ टेबल ये वेन डायग्राम में और के एंड का जो होता है, एंड का भी देख लीजिए, एंड का वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। तो एंड का जो होता है वो इतना होता है, सिर्फ ये जो बीच में कॉमन दिख रहा है सिर्फ इतना होता है एंड ऑपरेटर का। अब इवैल्यूएशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग ट्रुथ टेबल, तो बुलियन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं पहले ये समझ लीजिए। तो जितने भी हमारे पास प्रपोजिशंस हैं, जैसे पी और क्यों जिससे हम डिनोट करते हैं, पी हो गया क्यों हो गया, इनकी हेल्प से हम एक्सप्रेशन बना सकते हैं। जैसे ऐसे बना सकते हैं, फंक्शन है जिसमें पी और क्यों इंक्लूड किया गया है, फिर हम कुछ भी बना सकते हैं, पी बार क्यों प्लस क्यों क्यों पी बार, ऐसे करके हम बना सकते हैं, इसे हम बुलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो कैसे हम इवेलुएट करेंगे बुलियन एक्सप्रेशन को ट्रुथ टेबल में वो देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमको एक ट्रुथ टेबल बनानी है एक्स वाई बार प्लस जेड एक्स बार वाई की, तो पहले तो वैल्यूज़ डाल देते हैं। अब यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 हैं, तो 2 की पावर 3 यानी हमारे पास टोटल कितने रहेंगे, 8 रहेंगे। तो हमको 8 कैसे बनाएंगे, हमको तो 4 तक आता है, तो 8 कुछ इस तरीके से करेंगे, पहले 4 0 रहेगा, फिर 4 1 रहेंगे। दूसरे वाले में क्या रहेगा, 2 0 2 1, फिर 2 0 फिर 2 1। जेड में क्या रहेगा, 0 1 0 1 0 1 0 1। इस तरीके से हमको सारी पॉसिबिलिटीज़ मिल जाएंगी। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये चाहिए एक्स वाई बार प्लस जेड एक्स बार वाई, तो हमको वाई बार चाहिए और एक्स बार चाहिए, तो एक्स और वाई का हम बार भी कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्स बार वाई बार। तो एक्स बार क्या होगा, एक्स का उल्टा, तो 0 का 1 1 1 1 और 0 0 0 0। वाई बार क्या होगा, वाई का उल्टा, तो 1 1 0 0 1 1 0 0, ठीक है। हमको एक्स चाहिए, वाई बार चाहिए था, एक्स बार चाहिए तो वो तो मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, एक्स वाई बार चाहिए। एक्स वाई बार हम कैलकुलेट करेंगे, एक्स इंटू वाई बार, तो एक्स ये है हमारे पास, वाई बार ये है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 0 इंटू 1 0 0 इंटू 1 0 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 1 1, फिर ये 1 इंटू 0
फिर ये 1 इंटू 0, तो बाकी भी दोनों 0 हो गए। और हमको क्या चाहिए, जेड एक्स बार वाई, तो हमें एक्स बार वाई भी चाहिए, एक्स बार वाई। एक्स बार वाई पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर उसमें जेड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एक्स बार वाई का क्या होगा, एक्स बार हमारे पास ये है और वाई हमारे पास ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 इंटू 0, 1 इंटू 0, तो दोनों में तो 0 रहेगा। फिर 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, फिर 2 1 रहेगा। फिर बाकी तो 0 है एक्स बार में, तो जितना भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर तो 0 आएगा। तो हमारे पास सारे 0 आ गए। अब इसमें हम क्या करेंगे, जेड एक्स बार वाई करेंगे, जेड एक्स बार वाई कैलकुलेट करेंगे। जेड हमारे पास ये है और एक्स बार वाई हमारे पास ये है। इसमें सिर्फ यहाँ पर दोनों 1 है और इसमें यहाँ पर भी 0 और यहाँ पे 1 है, तो सिर्फ एक जगह 1 रहेगा। बाकी 1 इंटू 0 0, बाकी सारे इसमें ही 0 हैं, तो हमारे पास ये मिल गया। अब हमको लास्ट में चाहिए एक्स वाई बार प्लस जेड एक्स बार वाई। ये है एक्स वाई बार और ये है जेड एक्स बार वाई। अब इन दोनों को सम करना है, तो 0 प्लस 0 0 0 0, इसमें 1 इसमें 1 इसमें 1, फिर इन दोनों में 0 सम। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारा बुलियन एक्सप्रेशन आ गया विद द हेल्प ऑफ हमने ट्रुथ टेबल बनाया है यहाँ पर। आई होप क्या ये भी आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ईजी है ये चीज़ें। अब नेक्स्ट हमारा लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स हम सेकंड चैप्टर में भी पढ़ेंगे, पर यहाँ पर भी थोड़ा सा है तो पढ़ लेते हैं। तो लॉजिक गेट्स आर डिजिटल सर्किट्स हैविंग 1 और मोर इनपुट एंड 1 आउटपुट। तो इसमें एक से ज़्यादा इनपुट होते हैं, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, और आउटपुट मगर एक ही रहता है। 3 गेट हैं तो हमारे पास इस समय, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट। ये हार्डवेयर होते हैं तीनों। तो अगर आप ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं, आप ख़रीद भी सकते हैं गेट्स को, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, तो गूगल सर्च कर लीजिएगा। तो नॉट गेट सबसे पहले है। नॉट गेट, इसको इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। नॉट क्या करे, बिल्कुल उस तरीके से वर्क करता है जो अभी हमने पढ़ा था ना नॉट के बारे में, तो उसी तरीके से वर्क करता है। जैसा तुम्हारा इनपुट है उसको अपोजिट कर देता है। इसका सिंबल ऐसे होता है, ये आपका इनपुट है यहाँ से और ये आउटपुट है। तो ये यहाँ पर इनपुट है और ये यहाँ से आउटपुट जाएगा। जैसे आपने P इनपुट किया तो आउटपुट में आपको P बार मिलेगा। इसके ट्रुथ टेबल देख लीजिए। P अगर ये है तो मान लो अगर क्यों P बार यहाँ पर क्यों लिखा गया है, तो मान लीजिए अगर आउटपुट में क्यों आ रहा है, ठीक है, तो क्यों इज इक्वल टू P बार ऐसा लिख सकते हैं ना, क्यों इज इक्वल टू P बार। तो यहाँ पर आउटपुट में क्यों आ रहा है, तो 0 अगर इनपुट करोगे तो आउटपुट 1 मिलेगा, 1 अगर इनपुट करोगे तो आउटपुट में 0 मिलेगा। ये था हमारा नॉट गेट। और गेट देख लेते हैं। इफ़ ऑल इनपुट आर 0 देन आउटपुट इज आल्सो 0। ये पढ़ने की जरूरत नहीं। और गेट का मतलब हुआ सिंपल सम करना है। इसका हम सिंबल देख लेते हैं। तो मछली की तरीके रहता है, इसका सिंबल ऐसे, इस तरीके से सिंबल होता है। ये दोनों इनपुट हैं और यहाँ पर हमारा आउटपुट आएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया और गेट। और इसका ट्रुथ टेबल सेम वही प्लस वाला, कि अगर 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, अगर एक भी 1 है तो आंसर 1 आ जाता है। लास्ट है हमारा एंड गेट। इफ़ इसका भी समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसका कुछ ऐसे सिंबल होता है, ऐसे। ये यहाँ पर हमारा इनपुट है, ये भी हमारा इनपुट है, और यहाँ से हमारा आउटपुट निकल रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एंड गेट हो गया। इसकी भी ट्रुथ टेबल वो मल्टीप्लाई वाली, अगर दोनों 1 है तो आंसर 1 आएगा, नहीं तो 0 0 0, सिंपल। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। तो ये इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, लगभग हर बार एक क्वेश्चन तो रहता है। तो अगर एक बुलियन रिलेशन को दूसरे बुलियन रिलेशन में कन्वर्ट करना है, दूसरे का एक बुलियन रिलेशन है तो हमारे पास उसका डुअल निकालना है, तो हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी का। ये क्या कहता है, इसमें 3 पॉइंट्स हैं। चेंज और साइन इनटू एंड। तो एक बुलियन रिलेशन आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, आपको उसका क्या करना है कि जैसे दिया रहेगा एक बुलियन रिलेशन है, फाइंड इट्स डुअल, फाइंड इट्स डुअल। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हर बार ही आता है। तो अगर उसमें प्लस साइन लगा है तो उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, मल्टीप्लाई है तो प्लस में चेंज कर दो, ठीक है। ये करना है आपको। अगर वहाँ पर 0 है तो उसकी जगह 1 लिख दो, 1 है तो उसकी जगह 0 लिख दो। इससे क्या होगा, आपका रिलेशन या फिर वो बुलियन रिलेशन डुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसका एक।
जैसे यहाँ पर एक रिलेशन है 0 + 0 = 0, ये एक रिलेशन है। इसका क्या करना है, हमको डुअल बनाना है। तो 0 है तो मैं बताया गया था 0 को 1 में कर देना, 1 कर दिया। प्लस है तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया। 0 है तो 1, फिर इक्वल टू लगाओ, 0 है तो 1। तो इस रिलेशन का हमने क्या किया, हमने डुअल फाइंड कर लिया, जो कि ये है। ठीक है, एक क्वेश्चन है 2018 में आया था कि इसका डुअल फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है, इसका डुअल फाइंड करना है। तो आओ फाइंड करते हैं। ए बार है तो ए बार रहेगा, बार हमें चेंज नहीं करना, ये ध्यान रखना। प्लस है तो मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया। 1 है तो मैंने 0 कर दिया। प्लस है तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। बी बार है तो बी बार का बी बार ही रहेगा। बार क्या है, इसको दूसरा सिंबल बोलते हैं, पर मैं बार ले रहा हूँ। यहाँ पर ए बार ए है, ए डैश, तो इसको ए डैश ही रहेगा। प्लस है तो मल्टीप्लाई, ए डैश ही रहेगा। बी है तो बी एज इट इज़। ये हमारा क्या हो गया, ये इसका डुअल हो गया, सिंपल। नेक्स्ट है बेसिक थ्योरम्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। ये अब हमारे आ गए वो लॉज जो थे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ 0 एंड 1। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ 0 एंड 1 पहले पढ़ लेते हैं। 0 का अगर किसी भी चीज़ से प्लस करोगे तो आंसर में वो चीज़ आ जाएगी। जैसे 0 में अगर x ऐड किया तो आंसर x आ जाएगा। 1 में अगर कुछ भी ऐड किया तो आंसर 1 ही आता है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, 0 या फिर 1। तो 1 + p = 1। मान लो p 0 है, p की कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, या तो वो 0 होगा या तो वो 1 होगा। दोनों केस में 1 + 0 करो तो भी 1 आएगा, 1 + 1 करोगे तब भी आंसर 1 आएगा। तो ये होती प्रॉपर्टीज़। 0 × x, अगर 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 1 × x आंसर 1 आएगा, 1 × x आंसर x आएगा, सॉरी। तो 1 × x, अगर 1 × x किया तो आंसर में x आएगा, क्योंकि x अगर 0 है तो आंसर में तो 0 आ जाएगा। और x अगर 1 है तो 1 × 1 क्या आएगा, आंसर 1 आ जाएगा, जो कि x ही है। तो 1 से अगर किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो वो चीज़ आ जाती है। तो 1 × x = x। 1 में 0 मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 1 में 1 मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 1। तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ 0 एंड 1 है। ये तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, इसमें दो चीज़ें हैं, ये भी प्रॉपर्टी ऑफ 0 1 जैसा ही है। तो अगर हम किसी चीज़ में 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा, और किसी चीज़ में अगर 1 ऐड करेंगे तो आंसर 1 आता है। तो 0 को मल्टीप्लाई करने से 0 आता है और 1 को ऐड करने से आंसर 1 आता है। नेक्स्ट है हमारा इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन क्या लॉ क्या कहता है, अगर किसी चीज़ में मैंने डबल बार कर दिया तो वापस से वही चीज़ आ जाती है। जैसे 0 है, 0 में फिर से पहली बार किया तो आंसर 1 आएगा। डबल बार फिर से एक बार कर दिया तो फिर से वापस 0 आएगा। तो 0 क्या हो रहा है, वापस रिपीट हो रहा है। तो किसी चीज़ के ऊपर अगर आपने डबल बार लगा दिया तो आंसर वो चीज़ ही आ जाती है। x के ऊपर डबल बार = x। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ। कॉम्प्लीमेंटेरिटी मतलब एक दूसरे का अपोजिट रहेगा इसमें, ये याद रखिए। जैसे x है तो x बार है, तो x × x बार क्या आएगा आंसर, x × x बार आंसर आएगा 0, क्योंकि एक 1 होगा तो दूसरा क्या होगा, पक्का 0 होगा। तो 1 × 0 क्या होगा, आंसर तो 0 ही आएगा। या तो ये 1 होगा, अगर x 1 है तो x बार 0 होगा, अगर x बार 1 है तो x 0 होगा। तो यहाँ पर 1 × 0 आंसर तो 0 ही आना है। x + x बार = 1। x में अगर हम x बार ऐड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। कैसे देख लेते हैं। x मान लो 0 है तो x बार क्या होगा, 1। 0 + 1 भी 1 होता है। अगर x मान लो 1 है तो x बार क्या होगा, 0 होगा। तो 1 + 0 भी का आंसर क्या है, 1 है। बिल्कुल सिंपल से बेसिक नॉर्मल सी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, ये तो आपने मैथ में ही पढ़ा होगा कि अगर x × y करेंगे तो ये सिंपल y × x ही रहेगा। ये बहुत कम यूज होता है। x + y, इसका मतलब क्या हुआ, y + x, कि मतलब चाहे आगे रखो चाहे पीछे रख लो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। एसोसिएटिव लॉ ये भी पढ़ा होगा कि ये सेम चीज़ें हैं, x + y + z, इसको सेम ही रखेंगे। इस अगर ऐसे भी सम करो तब भी सेम है, कि मतलब x + y चाहे पहले सम कर लो या फिर y + z सम करके x ऐड करो, आंसर सेम ही आता है। एसोसिएटिव लॉ ये मैथ में पढ़ा होगा बहुत बार। x × yz कर लो या फिर xy × z कर लो, आंसर सेम है। या फिर xz × y कर लो, या फिर xyz तीनों को ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, या फिर एक एक करके मल्टीप्लाई कर लो। जो करना है वो करो, आंसर सेम आता है। ये इसका लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है,
x इंटू वाई प्लस जेड, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है, या तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड। ये मैथ, सिंपल मैथ है। और ध्यान रखना ये कुछ चीज़ों में मैथ रहती, कुछ चीज़ों में मैथ काम नहीं करती, ठीक है। तो इस बिल्कुल मैथ तरीके मत सोचना, कंप्यूटर तरीके से सोचना है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव में एक और है, ठीक है, एक्स प्लस वाई जेड, इसको क्या बोलेंगे। अब ये मैथ में नहीं होता, एक्स प्लस वाई जेड अगर इसको मैथ के तरीके से सॉल्व करोगे तो नहीं कर पाओगे। यहाँ पर एक्स प्लस वाई जेड को ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। अब ये मैथ के हिसाब से तो रॉन्ग है ये वाला, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर के हिसाब से ये कम्प्लीटली राइट है। तो एक्स प्लस वाई जेड को कैसे लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई एंड एक्स प्लस जेड, और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो ये याद रखना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये था। एब्जॉर्प्शन लॉ, ये क्या है, एब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पर देखना एक्स इंटू एक्स प्लस वाई ये है, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। दूसरा है एक्स प्लस एक्स इंटू वाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। आप कहोगे कैसे, तो आप देख लेते हैं, ट्रुथ टेबल बनाते हैं एक, एक्स वाई और एक्स इंटू एक्स प्लस वाई करके देख लेते हैं। तो 0 0 1 1 0 1 0 1। अब x इंटू एक्स प्लस वाई क्या होगा, x क्या है, 0 है, x प्लस वाई 0 प्लस 0, आंसर क्या आएगा, 0। इसी तरह इसमें देख लेते हैं, 0 इंटू एक्स क्या है, 0, y क्या है, y है 1, तो 0 इंटू 0 प्लस 1, आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। थर्ड वाला देख लेते हैं, थर्ड वाले केस में 1 इंटू एक्स फिर 1 प्लस वाई 0, तो 1 इंटू 1 प्लस 0, आंसर क्या आएगा, 1, विच इज इक्वल टू एक्स। तो सही है ना। और चौथा देख लेते हैं, चौथे में क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस वाई 1 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो x में क्या था, 0 0 1 1, इस वाले कॉलम में देखो, इस कॉलम में था 0 0 1 1, और इस वाले कॉलम में भी क्या है, 0 0 1 और 1, तो दोनों इक्वल हैं कि नहीं। तो ये मैंने प्रूव कर दिया। अब ये लास्ट वाला, सेकंड वाला एब्जॉर्प्शन लगा, खुद से प्रूव करना, ये बना करके, ट्रुथ टेबल बना करके। लास्ट और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे पास डी मॉर्गन्स का थ्योरम, ठीक है। 2 लॉज हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये तरीका होता है, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। इससे हम किसी चीज़ को डीमॉर्गेनाइज कर लेते हैं। तो इसका थ्योरम पहले पढ़ लेते हैं। जैसे x इंटू वाई है और पूरे पे मैंने बार लगा दिया, तो क्या करेंगे, हम खोलेंगे ब्रैकेट को, x पे बार, इंटू को हम चेंज कर देंगे प्लस में, प्लस वाई पे बार, मल्टीप्लाई है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर डी मॉर्गन थ्योरम कहता है, ये कहता है। दूसरा कि x प्लस वाई है, इस पे मैंने होल पे बार लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, डैश लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, ये अंदर खुलेगा और x पे डैश या फिर x पे बार, जो भी आप चाहो, और प्लस क्या होगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और फिर y पे बार या फिर डैश, जो भी आप चाहो। पर यहाँ पर डैश लगा है क्वेश्चन में, तो आप भी इसमें डैश लगाइएगा। तो मतलब करना क्या है कि पहले लाइन ब्रेक करो और साइन जहाँ पर है उनको चेंज कर दो। लाइन ब्रेक करोगे, ये डैश आता रहेगा और साइन आपका चेंज होता रहेगा। इसे हम डी मॉर्गन्स थ्योरम बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों लॉज हैं, और कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं ऐसा कि मतलब एक लंबा सा, ऐसे ए बार प्लस बी ए प्लस बी ए इंटू ए बार, ऐसा कुछ रहेगा। कहेंगे इस पे होल पे मैंने बार ये डैश लगा दिया है, अब इसको बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। तो हम इसको डी मॉर्गन का थ्योरम लगा के ही सॉल्व करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1। इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें मिन टर्म, मैक्स टर्म, के मैप, इन चीज़ों के बारे में पढ़ रहा हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वेट कीजिए पार्ट 2 के लिए, जो कि आ जाएगा 1 या 2 दिन के अंदर। सो तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप क्लास 12th में हैं और आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसमें पूरी कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट वीडियोस हम पोस्ट कर रहे होंगे।